बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सीरिया के हवाले से काफी अहम खबरें हैं। सीरिया में रशिया का एक हवाई जहाज गिरकर तबाह हो गया, जिसके लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। क्या ये इस जंग का एक नया मोड़ हो सकता है? इसके अलावा इदलीब पर हमले का खतरा टलता नजर आ रहा है। इन खबरों की बात करेंगे तफसील से, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। सीरिया में इस्राएली हमलों के दौरान रशिया का हवाई जहाज तबाह, 15 हलाक। क्या बहरान नया मोड़ लेगा? सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया, रशिया का जेट भी जद में आ गया। हवाई जहाज की तबाही के लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। मॉस्को में सफीर को तलब किया गया। इदलीब पर हमले का खतरा टल गया, पुतिन और तैयब एर्दोगान में समझौता। गैर फौजी जोन बनाया जाएगा, मिलिटेंट्स को निहत्ता किया जाएगा। सीरिया की हुकूमत और ईरान समझौते से मुतमईन, फ्री सीरियन आर्मी ने भी कहा हमारी कामयाबी है। हुदैदा पर हमले तेज, सऊदी इत्तेहाद अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, CNN की तहकीकाती रिपोर्ट। इमरान खान शाह सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे, चारशंबे को दुबई में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखेंगे। हिंदुस्तानी मार्केट्स का बुरा हाल, इन्वेस्टर्स को 2 दिन में 2.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया में रशिया का एक जंगी हवाई जहाज तबाह हो गया, जिसके बाद मिडल ईस्ट में तनाव अचानक ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में कहा गया कि सीरिया ने गलती से रशिया के जंगी हवाई जहाज को मार गिराया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब इसराइल सीरिया के बाज़ ठिकानों पर हमले कर रहा था। रशियन ओहदेदारों ने तस्दीक की कि इस हवाई जहाज पर 15 लोग सवार थे जो हलाक हो गए। इस वाकये के लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। यह वाकया सीरिया के लताकिया सूबे में पेश आया। पता चला कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया, इसराइल और फ्रांस के हवाई जहाजों के जरिए सीरिया में हमले किए जा रहे थे। ये रशियन हवाई जहाज लताकिया के मेमीन अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि इसराइल के पायलट्स ने रशिया के इस हवाई जहाज का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया। इसके नतीजे में यह जहाज सीरियन एयर डिफेंस का निशाना बन गया। ये एक IL-20 जहाज था जो F-16 से भी बहुत बड़ा होता है। इसे S-400 मिसाइल सिस्टम के जरिए मार गिराया गया। ऐसी खबर है कि इसराइल ने रशिया को लताकिया में कुछ मिनट पहले ही हवाई जहाज के हमले के ताल्लुक से खबरदार किया था। सीरिया के सरकारी मीडिया में भी इस वाक़े की तस्दीक की गई है। रशिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। रशिया के तर्जुमान ने इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को दुश्मन की कार्रवाइयां करार दिया और कहा कि यह छेड़खानी है। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि हवाई जहाज को मार गिराने का वाकया पीर की रात 11 बजे के आसपास पेश आया। रशिया ने इसराइल के सफीर को तलब करते हुए एहतजाज किया। इसराइली हुकूमत ने अब तक इस ताल्लुक से तबसरा नहीं किया है। मॉस्को में रशिया की वजीर खारजा ने इसराइल के सफीर को तलब किया। इसराइली वजीर दिफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए रशिया के वजीर दिफा ने कहा कि मॉस्को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने सर्जी शिगोफ के हवाले से कहा कि इसराइल से बार बार कहा गया कि वो सीरिया में हमले करते हुए रशिया की मफादात को खतरे में ना डाले। इसराइली वजीर दिफा ने सर्जी शिगोफ से बातचीत की तस्दीक की, लेकिन कहा कि वो इससे ज्यादा कोई तबसरा नहीं कर सकते। क्रेमलिन के तर्जुमान ने मॉस्को में कहा कि सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बशार अल असद ईरान का इत्तेहादी होने के बावजूद रशिया आमतौर पर सीरिया में इसराइल के हमलों को अनदेखा करता रहा है।
फ्रांस ने इस वाक़े में अपने किसी रोल की खबरों को गलत बताया। इस दौरान रशिया के वज़ीर दिफा सर्जी शेगोफ ने इसराइल के वज़ीर दिफा एविगो लेबरमैन से टेलीफोन पर बातचीत की। रशिया के वज़ीर ने कहा कि रशिया के जहाज के गिरने और क्रू मेंबर्स के हलाक होने की पूरी जिम्मेदारी इसराइल पर है। इसराइली कार्रवाइयों में रशिया इसराइल पार्टनरशिप के जज्बे का लिहाज नहीं रखा गया, इसीलिए हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। रशिया की हुकूमत ने कहा कि वो सूरत हाल का जायजा ले रही है और बाद में तफसील से जवाब देगी। इसराइल सीरिया की सरजमीन पर वक्फे से कार्रवाइयां करता रहा है। इसराइल की हुकूमत को डर है कि सीरिया में मिलिटेंट ग्रुप्स की शिकस्त के बाद ईरान और हिजबुल्लाह का रोल वहां पर मजबूत होगा। खासतौर पर इसराइल को इस बात का डर सता रहा है कि गोलान पहाड़ियों के करीब अब ईरान और हिजबुल्लाह के फाइटर्स तैनात हो जाएंगे। इसराइल ने गोलान पहाड़ियों के इलाके पर 1967 की जंग में कब्जा किया था। कुछ दिन पहले इसराइल के एक वजीर ने कहा था कि इसराइल ने पिछले 2 साल में सीरिया में 200 बार हमले किए। सीरिया की फौज ने कहा है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के कई मिसाइलों को मार गिराया। साना न्यूज एजेंसी ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से यह बात कही। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो बरतानिया से काम करती है, कहा कि लताकिया में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली फौज ने इस वाक़े में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन इसके लिए बशर अल-असद और ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इस्राएली फौज की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि सीरिया के एंटी एयरक्राफ्ट फायर की वजह से रशिया का हवाई जहाज गिरा है। अब बात करते हैं सीरिया से ही आने वाली एक और अहम खबर की। रशिया और तुर्की के लीडर्स ने कहा है कि उन्होंने इदलिब में एक गैर फौजी बफर जोन बनाने से इत्तेफाक किया है। इसके तहत सीरिया के सिपाहियों और बागियों को दूर रखा जाएगा। तुर्की ये कोशिशें करता रहा है कि वो सीरिया की हुकूमत को इदलिब में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन से रोके। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के सदर तायिब एर्दोगान से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने 15 अक्टूबर तक 15 से 20 किलोमीटर का एक गैर फौजी इलाका कायम करने का फैसला किया है। पुतिन ने एर्दोगान से सूची शहर में बातचीत के बाद यह ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि इस समझौते के तहत इस जोन से तमाम भारी हथियारों को हटाया जाएगा और हथियारों से लैस ग्रुप्स को बाहर किया जाएगा, जिनमें जबहतुल फतेह अल-शाम के मिलिटेंट्स भी शामिल है। इस तंजीम का पुराना नाम अल-नुसरा फ्रंट है और उसका ताल्लुक अल-कायदा से रहा है। तायिब एर्दोगान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दोनों मुल्क इस गैर फौजी जोन में सरहदों पर मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। इस दौरान रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने कहा कि सीरिया की फौज और इत्तेहादी इदलिब में नया फौजी ऑपरेशन नहीं करेंगे। सर्जी शेगोफ ने इस सिलसिले में पुतिन और एर्दोगान की मुलाकात के बाद ये बात कही। सीरिया की फौज इदलिब में मुकम्मल ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। इदलिब तुर्की की सरहद पर है। इदलिब में कई ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनकी तुर्की सरपरस्ती करता रहा है। इस इलाके को कोई 10 से 15 हजार मिलिटेंट्स की आमाजगा कहा गया है, जिन्हें दहशतगर्द भी बताया गया। तुर्की का कहना है कि इदलिब में एतदाल पसंद मिलिटेंट ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो उसके हामी हैं। इदलिब के बागियों ने कहा कि तुर्की और रशिया के दरमियान समझौता उनकी कामयाबी है। सीरिया की हुकूमत ने भी कहा कि इस समझौते से वो मुतमईन है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मुल्क की एक एक इंच पर कब्जा करेगी। लेबनान में सीरिया के सफीर ने कहा कि यह समझौता दरअसल मिलिटेंट्स को निहत्ता करने के तुर्की के वादे का इम्तिहान है। बशर अल-असद के इत्तेहादी पुतिन और एर्दोगान के दरमियान समझौते के मुताबिक मिलिटेंट्स को गैर फौजी जोन करार दिए गए इलाके से पीछे हटना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी थी कि इदलिब में ऑपरेशन की सूरत में बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा, जहां कोई 30 लाख लोग रहते हैं। इदलिब सीरिया का आखिरी सूबा है जहां पर बागियों का अभी कुछ असर है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने वजारत खारजा के हवाले से कहा कि ताज़ा समझौता एक मखसूस मुद्दत के लिए है और ये सीरिया की ज़मीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता पिछले समझौतों का हिस्सा है जो इस वादे पर टिके थे कि सीरिया की पूरी ज़मीन को दहशतगर्दों और नाजायज़ गैर मुल्कियों से पाक किया जाएगा। ईरान ने इदलिब के बारे में समझौते की तायद की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इस समझौते को जंग को टालने के लिए की जाने वाली बातचीत का नतीजा करार दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने सूची मीटिंग को बहुत अहम करार दिया और कहा कि ये बचे कुचे दहशतगर्दों से सीरिया को साफ करने की तरफ एक बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि इदलिब समझौते से सीरिया बहरान के सियासी हल में मदद मिलेगी। कासमी ने कहा कि खिते को दहशतगर्दी से पाक करना और खून खराबे को रोकना खिते में ईरान की पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। ईरानी तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि आस्ताना फ्रेमवर्क के तहत होने वाली सूची मीटिंग में सीरिया के अवाम की तकलीफों को दूर करने में कामयाबी हासिल की गई है और खून खराबा चाहने वाले लोगों को मुल्क से बाहर करने का रास्ता साफ किया गया है। लेबनान में सीरिया के सफीर अली अब्दुल करीम ने कहा है कि तुर्की पर दबाव है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादों पर अमल करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तुर्की पर ज्यादा भरोसा नहीं है।
पुतिन और एर्दोगान ने यह नहीं कहा कि वो किस तरह कट्टर मिलिटेंट्स और एतदाल पसंद मिलिटेंट्स के दरमियान फर्क करेंगे। तैयब एर्दोगान ने वार्निंग दी थी कि अगर इदलिब में ऑपरेशन किया गया तो तुर्की और यूरोपीय मुल्कों में रेफ्यूजियों का एक नया सैलाब आ जाएगा। कुछ दिन पहले तैयब एर्दोगान ने तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। तीनों लीडर्स की इस मीटिंग में पुतिन ने इदलिब में सीज फायर के लिए एर्दोगान की तजवीज रद्द कर दी थी। तुर्की की तायद रखने वाली फ्री सीरियन आर्मी के कमांडर मुस्तफा सजारी ने कहा है कि इदलिब डील के जरिए कई सिविलियंस की जिंदगियां बचाई गई हैं। इसके जरिए सीरिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का बशार अल असद का ख्वाब दफन हो गया है। उन्होंने कहा कि यह इलाका अब भी फ्री सीरियन आर्मी के कंट्रोल में होगा और हम सीरियन हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को एक सियासी अमल शुरू करने के लिए मजबूर करेंगे जिसके जरिए इख्तिदार की मुंतकिली होगी और बशार दौर का खात्मा होगा। दुनिया भर से वक्त गया छोड़ से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया में इस्राएली हमलों के दौरान रशिया का हवाई जहाज तबाह, 15 हलाक। क्या बहरान नया मोड़ लेगा? सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया, रशिया का जेट भी जद में आ गया। हवाई जहाज की तबाही के लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। मॉस्को में सफीर को तलब किया गया। इदलिब पर हमले का खतरा टल गया, पुतिन और तैयब एर्दोगान में समझौता। गैर फौजी जोन बनाया जाएगा, मिलिटेंट्स को निहत्था किया जाएगा। सीरिया की हुकूमत और ईरान समझौते से मुतमईन, फ्री सीरियन आर्मी ने भी कहा हमारी कामयाबी है। हुदैदा पर हमले तेज, सऊदी इत्तेहाद अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, CNN की तहकीकाती रिपोर्ट। इमरान खान शाह सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे, चारशंबे को दुबई में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखेंगे। हिंदुस्तानी मार्केट्स का बुरा हाल, इन्वेस्टर्स को 2 दिन में 2.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं यमन से। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का मकसद हुदैदा को अलहूसियों से छुड़ाना है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि उसने हुदैदा शहर के करीब 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम ने कहा कि फौजी इत्तेहाद ने हुदैदा पर कब्जा हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया और सऊदी इत्तेहाद की तायद रखने वाली हादी की फौज ने 7 से 10 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। ये इलाका शहर के मछली बाजार के करीब बताया गया है। इस दौरान अलहूसियों की तायद रखने वाले अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि सऊदी इत्तेहाद के हमलों में नेवी के एक स्कूल को निशाना बनाया गया और सिविलियन आबादी भी हमलों की जद में आई। सऊदी इत्तेहाद जून के महीने से हुदैदा पर हमले कर रहा है। सऊदी अरब और UAE के इत्तेहाद ने अपने इत्तेहादियों के साथ मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों का मकसद हादी हुकूमत को बहाल कराना है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। अरब मीडिया में दावा किया गया कि अलहूसी अमन बातचीत में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे से ताउन नहीं कर रहे हैं। CNN ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यमन में सऊदी अरब की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार अमेरिका में बने हैं। CNN ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात कही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यमन जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के पुर्जों की जांच से पता चलता है कि यह हथियार अमेरिका में बने हैं। गाजा में इसराइल के हवाई हमले में 2 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। उनकी पहचान इब्राहिम अल नज्जार और मोहम्मद अल खिजर की हैसियत से की गई है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि उसने मिलिटेंट्स के एक ग्रुप को निशाना बनाया जो सरहद के करीब पाए गए थे और उनकी सरगर्मियां मशकूक थीं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली फौज की तरफ से गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान एक फलस्तीनी की मौत हो गई।
हमास की मीडिया ने कहा है कि सऊदी अरब ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों को वीजे जारी करना बंद कर दिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि लेबनान में सऊदी अरब के सफारत खाने ने फलस्तीनियों के ताल्लुक से कई कदम उठाए हैं, जिससे कई सवाल पैदा होते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि बेरूत में सऊदी सफारत खाने की तरफ से फलस्तीनी रेफ्यूजियों को वीजे देने के लिए कई सख्त शर्तें लगाई गई हैं। फलस्तीन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान में कहा कि फलस्तीनी रेफ्यूजियों को सिर्फ उम्रे वीजे जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन फलस्तीनी रेफ्यूजियों को वीजे दिए जा रहे हैं जिनके पास फलस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट्स हैं, और दूसरे फलस्तीनियों को वीजे जारी करने का सिलसिला बंद कर दिया गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कतर के अमीर की तरफ से दिया गया लग्जरी हवाई जहाज एक तोहफा है। उन्होंने इस ताल्लुक से अपोजिशन की तनकीदों को रद्द कर दिया। अपोजिशन का कहना है कि इस जहाज के लिए काफी पैसा खर्च किया गया। तैयब एर्दोगान ने एक आर्टिकल लिखते हुए कहा कि तुर्की ने बोइंग 747 हवाई जहाज खरीदने में दिलचस्पी ली थी, जिस पर तकरीबन $400 मिलियन का खर्च आ रहा था, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम ने इस जहाज को तोहफे के तौर पर कबूल करने पर इसरार किया। ईरान में एक बस और फ्यूल टैंकर की टक्कर हो गई, जिससे 19 लोग हलाक हो गए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। यह हादसा तेहरान से 200 किलोमीटर दूर काशान और नतांज के दरमियान पेश आया। यूनाइटेड नेशंस ने यह बात दोहराई है कि म्यांमार के आला फौजी ओहदेदारों के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के सिलसिले में आलमी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती ओहदेदारों ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात कही। इससे पहले भी ऐसे मुतालबे किए गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओहदा संभालने के बाद पहले बैरूनी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब के शाह सलमान उनकी मेजबानी कर रहे हैं। इमरान खान और उनके साथ सफर करने वाला डेलीगेशन यूएई भी जाएगा। नए वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। यह दौरा 2 दिन का होगा। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, दूसरे वज़ीर और ओहदेदार भी हैं। पता चला कि इमरान खान ने शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की। शाह सलमान ने शाही महल में इमरान खान के लिए बैंकवेट का एहतमाम किया। इमरान खान इस दौरे के दौरान उम्रे की भी सादत हासिल कर रहे हैं। वो 4 शंबे को अबू धाबी पहुंचते हुए वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद अल निहान से मुलाकात करेंगे। दोनों लीडर्स इस मुलाकात के दौरान आपसी दिलचस्पी के कई मामलात पर बातचीत करेंगे। इमरान खान 4 शंबे को दुबई में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखेंगे। यह मैच एशिया कप के तहत खेला जा रहा है। इमरान खान अपने दौर के मशहूर बॉलर, ऑलराउंडर और कैप्टन रह चुके हैं। 2016 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहली मर्तबा यूएई में आमने सामने हो रहे हैं। यूएई में लाखों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रहते हैं। दुबई के स्टेडियम में होने वाले इस मैच के तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत ने बचत पॉलिसी के तहत 70 लग्जरी कार्स नीलाम कर दी हैं। बताया गया कि इन गाड़ियों को मार्केट प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेचा गया। एक सीनियर वजीर के हवाले से यह बात कही गई। फिलिपाइन में तूफान मानकोट में मरने वालों की तादाद 74 हो गई। इमदादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। इस तूफान से चाइना और हांगकांग भी मुतासर हुए हैं। नाइजीरिया में सैलाब से 100 लोगों के हलाक होने की खबर है। हुकूमत ने इसे कौमी सानहा करार दिया है। नाइजीरिया की 10 रियासतें सैलाब से मुतासर हैं। हिंदुस्तान के शेयर मार्केट का पिछले 2 दिनों से बुरा हाल है और इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पता चला है कि मंगल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 250 पॉइंट्स की गिरावट आई। इसकी वजह तेल की कीमतों में उथल पुथल है। पीर को भी सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2 दिनों में इन्वेस्टर्स को 2.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया में इस्राएली हमलों के दौरान रशिया का हवाई जहाज तबाह, 15 हलाक। क्या बहरान नया मोड़ लेगा? सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। रशिया का जेट भी जद में आ गया। हवाई जहाज की तबाही के लिए रशिया ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। मॉस्को में सफीर को तलब किया गया। इदलिब पर हमले का खतरा टल गया। पुतिन और तैयब एर्दोगान में समझौता। गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। मिलिटेंट्स को निहत्था किया जाएगा।
सीरिया की हुकूमत और ईरान समझौते से मुतमईन। फ्री सीरियन आर्मी ने भी कहा हमारी कामयाबी है। हुदैदा पर हमले तेज। सऊदी इत्तेहाद अमरीकी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट। इमरान खान शाह सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे। चारशंबे को दुबई में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखेंगे। हिंदुस्तानी मार्केट्स का बुरा हाल। इन्वेस्टर्स को 2 दिन में 2.72 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।